नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। भारतीय संविधान में आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 12 से भाग 14 तक की, जिसमें अनुच्छेद 264 से 323 तक पढ़ेंगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम अगर सारे टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा सही ऑप्शन है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम लोग भाग 12 में चलते हैं। देखिए, बात करते हैं भाग 12। तो भाग 12 में जो बात की गई है, तो बताया गया कि भाग 12 में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। वित्त, जिसे हम फाइनेंस कहते हैं, संपत्ति प्रॉपर्टी है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट है और वाद हमारा सूट है। तो इनके बारे में डिटेल से इसमें बताया गया है कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 264, तो देखिए इसमें बताया गया है निर्वचन है जिसको संचित निधि कहते हैं, कंसोलिडेटेड मनी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि भारत के जितने विभिन्न पदाधिकारी हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो संचित निधि हमारी अनुच्छेद 264 में है। कई बार पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि, जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 267 है, जिसमें आकस्मिक निधि है, इमरजेंसी फंड होता है। तो इमरजेंसी फंड भी हम लोग रखते हैं कि कोई कैजुअलिटी या किसी प्रकार की आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं तो हम लोग इमरजेंसी फंड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोर्शन चलता है, तो यहाँ पे बात की गई है कि 269। अब 269 में ये बात कहा गया है कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने का कर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, तो कुछ ऐसे कर होते हैं जो राज्य सरकार संकलित करती है। राज्य सरकार उन टैक्सों को कलेक्ट करती है और केंद्र सरकार को सौंप देती है। तो 269 में इन्हीं के बारे में वर्णित करके बताया गया, संग्रहित किए जाते हैं और राज्य उन करों को सौंप देती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 270। देखिए 270 संघ द्वारा इकट्ठा किए गए संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाने वाले कर। देखिए, हमेशा होता है कि राज्य सरकार करों का इकट्ठा करती है और केंद्र सरकार को सौंप देती है और केंद्र सरकार उसे वापस राज्य सरकार को देती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 280 है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग की अनुच्छेद 280 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है और इसमें बताया गया है कि वित्त आयोग जो है, पहला वित्त आयोग भारत में 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। अब वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वित्त आयोग का जो मेन वर्क है, केंद्र व राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे करना, पैसे को केंद्र और राज्यों के बीच, जैसा हम लोग अनुच्छेद 269 और 270 में पढ़ चुके हैं। तो ये है। और प्रेजेंट टाइम कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, कई बार पूछा जाता है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसमें मिस्टर NK सिंह अध्यक्ष हैं। आपने कोई भी निर्माण कार्य देखा होगा, कोई भी, तो उसमें जो पत्थर लगा होता है उसमें लिखा होता है वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण। 281 की बात करते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशें। देखो, वित्त आयोग सिफारिशें करता है, तो सिफारिशें करने के बाद फाइनेंस के बाद नेक्स्ट उसमें प्रोसेस में पैसा जाता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अब देखिए, भारत सरकार को उधार लेने की क्या आवश्यकता होती है, क्यों? अब सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो सरकार पैसा लेगी। अब कैसे भारत सरकार पैसा लेती है, कैसे उधार लेता है? तो देखो, वो राज्यों से भी उधार ले सकती है, जैसा कि अनुच्छेद 293 में बताया गया है कि राज्य से उधार लेना होगा तो अनुच्छेद 293 में बात करें। लेकिन भारत सरकार को उधार लेना, तो एक मैं बात बता दूं फाइनेंस की, ट्रेजरी बिल, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो लोग टी बिल को जानते हैं कि ट्रेजरी बिल होता है। जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल जांच करते हैं और ट्रेजरी बिल जो होते हैं उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती और पब्लिक द्वारा मनी को कलेक्शन किया जाता है। 300A बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमारे मौलिक अधिकार बने थे तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था कि हम लोग कितनी भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि हमारा संविधान संशोधन हुआ और संपत्ति का अधिकार हटा के 300
ए में रख दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से हमारा भाग 12 समाप्त हो गया। अब ये यहाँ देखिए छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 जैसे बताया गया। ठीक, अब हम लोग भाग 13 की ओर पढ़ते हैं। देखिए भाग 13 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। देखिए शब्दों को आप पकड़िए, टर्म्स को देखिए तो वो है व्यापार, वाणिज्य, समागम। व्यापार मतलब भारत की सीमा के अंदर हम कहीं भी कोई व्यापार कर सकते हैं। वाणिज्य हम बिजनेस कर सकते हैं। समागम हम आयोजन कर सकते हैं, इसके लिए हमें छूट दी गई है और ये अनुच्छेद 300 से 305 तक दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि 301 में क्या है, व्यापार और वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता। 301 ध्यान से देखिए, व्यापार और वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता 301 में दी गई है। नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहाँ पे 301 के बाद सीधा हम लोग 309 पे चलते थे और भाग 14 में आ जाते। कहने का मतलब है वहाँ पे जो आर्टिकल दिए गए वो इतने महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने उनको ड्रॉप आउट कर रखा है। ठीक है, अब जैसे 300 का हो गया, 301 हो गया, 302 हो गया, 303, 304, 305, 306, 307 और 308, तो ये सारे पोर्शन ऐसे ही हमारे। अब 308 से 323 तक की भाग 14 शुरू हो जाता है। भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 14 में दी गई हैं और अनुच्छेद 308 से 323 तक दी गई। 309 जो है, संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त। देखो जब केंद्र सरकार भर्ती करती है तो वो अलग है, राज्य सरकार भर्ती करती वो अलग है। अब अनुच्छेद 310 में बात करें तो संघ और राज्यों की सेवा करने वाले भर्ती व्यक्तियों की पदावधि, उनकी पदावधि 312 में बताई गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 313 जो है, उसमें ये बताया गया है 313 में, ध्यान से कि अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया, संघ राज्यों के लोक सेवाओं के बारे में। तो यूपीएससी जो हमारा है चयन करता है अखिल भारतीय सेवाएं, वो अनुच्छेद 315 में। 316 में बताया गया है सदस्यों की नियुक्तियों की पदावधि, नियुक्ति और उनकी पदावधि। अनुच्छेद 317 में अगर बात करते तो लोक सेवा आयोग किसी भी सदस्य को हटाए जाने या निलंबित किया जाना 317 में बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके हो। नेक्स्ट हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे बात करते हैं 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या कार्य हैं। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 खा में अन्य विषयों के लिए अधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा बताया गया। देखिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आगे हम लोगों ने को छोड़ दिया और ऐसे हमारा ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है। तो भाग 14 तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक पढ़ लिए हैं। सबको आई होप समझ में आ रहे होंगे। आगे का भाग जो हम लोग पढ़ेंगे वो भाग 15 में पढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। होली के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे होली के बाद। थैंक यू।